लगते हैं कि 4 दिन लगते हैं कि 10 दिन लगते हैं कि 30 दिन लगते हैं, ये तो हर इंसान के बॉडी पे डिपेंड करेगा। गैनोडर्मा ने तलाश किया, ढूंढ लिया, ये सेल खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, सारी सेल ढूंढ ली। अब गैनोडर्मा को नहीं पता कि वो सेल लिवर की हैं या गुर्दे की हैं या फेफड़े की हैं या दिल की हैं या दिमाग की हैं, किस ऑर्गन की हैं, ये गैनोडर्मा को नहीं पता। इसने तो सिर्फ सेल ढूंढी है जो खराब है, और फिर इसका दूसरा काम उन सेल के ऊपर शुरू होता है, उन सेल की सफाई, क्लींजिंग, या तो बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में डिटॉक्सिफिकेशन। उन सेल के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, जो कचरा है, उसको सेल में से निकाल के, कोशिकाओं में से निकाल के हमारे शरीर से बाहर निकालना शुरू करते हैं। शरीर से बाहर कैसे निकलेंगे? जो बाहर निकलने के प्राकृतिक रास्ते, नेचुरल मीन्स ऑफ एक्सक्रीशन, पेशाब के रास्ते या दस्त के रास्ते या पसीने के रास्ते या बलगम के रास्ते या उल्टी के रास्ते या नाक के नजले के रास्ते या आंख में आंसुओं के रास्ते, जो नेचुरल मीन्स हैं, उस रास्ते से ये टॉक्सिन बाहर निकलेंगे। इसका पीरियड है 1 सप्ताह से लेकर 30 सप्ताह तक। जब टॉक्सिन सारे निकल जाते हैं तो फिर तीसरा काम शुरू होता है, रेगुलेशन। जो सेल्स का इलेक्ट्रिकल और केमिकल फंक्शन, बायो इलेक्ट्रिक बायोकेमिकल फंक्शन, बिजली की क्रिया, रासायनिक क्रिया जो इम्बैलेंस्ड है, डिस्टर्ब्ड है, गैनोडर्मा उसको रेगुलेट करके नॉर्मलाइज करती है, उसको बैलेंस करती है। इसका पीरियड है 1 महीने से लेकर 12 महीने तक। अब जब ये 3 काम हो गए, जो डैमेज सेल्स है वो ढूंढ ली गई, उनके अंदर जो विषैले पदार्थ है उनको साफ कर दिया गया, उनका जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल फंक्शन डिस्टर्ब है वो बैलेंस हो गया, वो सेल अब एक नॉर्मल सेल बन गई, उसने नॉर्मल और नेचुरल तरीके से काम करना शुरू कर दिया जैसे नेचर ने उसको बनाया था। तो जब सेल ने नॉर्मल काम करना शुरू कर दिया तो जिस ऑर्गन की वो सेल्स हैं उस ऑर्गन की बीमारी ठीक होनी शुरू होगी। इसके बाद गैनोडर्मा का चौथा काम शुरू होता है, इसको बोलते हैं बिल्डिंग, कि जो डैमेज है उसको बिल्ड अप करना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डैमेज सेल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डैमेज सेल, जो क्षति है उसको उसकी पूर्ति करना, सेल्फ रिपेयर। क्योंकि अब सेल नॉर्मल हो गई, उसने सेल्फ रिपेयर शुरू करना शुरू किया। इसका टाइम है 6 महीने से लेकर 24 महीने तक। एंड फाइनली रीजेनरेशन, पुनर्उत्पत्ति। जो सेल का हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है उसकी पूरी पुनर्उत्पत्ति। इसका पीरियड है 1 साल से लेकर 3 साल तक। जब ये काम 5 काम पूरे हो जाते हैं, हमारे शरीर की 100% सेल्स ठीक हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं, एक नेचुरल तरीके से काम करने लग जाती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है, पूरी तरह से काम करने लग जाती है, जिस तरह नेचर ने उसको बनाया पूरी तरह से काम करने लग जाती है। और जब रोग प्रतिरोधक शक्ति या इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कार्यरत हो जाता है तो हमारे अंदर का सोया हुआ डॉक्टर जाग पड़ता है और हमारा शरीर फिर से बन जाता है द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, और वो अंदर का डॉक्टर बीमारियां ठीक करता है। ये गैनोडर्मा किसी बीमारी की दवाई नहीं। मैं आपको इस बात की प्रूव करने के लिए कि इंसान का शरीर सबसे बढ़िया डॉक्टर है, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। आप मेरे साथ एग्री करेंगे, एग्री करने को मजबूर हो जाएंगे। आप अपनी डेली लाइफ में एक इंसान कोई चाकू के साथ या शीशे के साथ काम कर रहा है, कहीं हाथ स्लिप हो गया तो 5-6 इंच का कट लग गया, तो जो चमड़ी कटी हुई चमड़ी है वो ऐसे ऐसे उसमें गैप आ गया। तो डॉक्टर साहब ने टांके लगाए, इस एज को इस एज को इकट्ठा करके और ये टांके लगा दिए, दोनों एजेस को एक दूसरे के पास लाके खड़ा रख दिया। और 8 दिन के बाद आना, क्यों? कि अंदर के डॉक्टर को ये सेल्फ रीजनरेट करने में 8 दिन लगे।
8 दिन के बाद टांके खोलते हैं तो वो चमड़ी जुड़ी हुई होती है। तो क्या वो बाहर के डॉक्टर ने जोड़ा उसको? अंदर के डॉक्टर ने जोड़ा है। कोई आदमी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, बाजू की हड्डी टूट जाती है, कोई कपड़ा लपेट के ऐसे बांध के बाजू को हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे बढ़िया शहर का सबसे बढ़िया हड्डी का डॉक्टर साहब एक्सरे करते हैं और एक्सरे करके देखते हैं कि हड्डी के जो दो टूटे हुए पीस हैं ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, क्योंकि मांसपेशियों का खिंचाव होता है, ओवरलैप करते हैं। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं प्लास्टर लगाना पड़ेगा, तो जी लगाओ। तो डॉक्टर साहब अपने 2 असिस्टेंट को बुलाते हैं, एक इधर से खींचता है, एक इधर से खींचता है, और दोनों खींचते उन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के सामने ले आते हैं और उसके ऊपर प्लास्टर लगा देते हैं। और डॉक्टर साहब बोलते हैं 6 हफ्ते के बाद आना, ये प्लास्टर खोलेंगे। 6 हफ्ते के बाद क्यों? क्योंकि वो जो टूटा हुआ पीस उसमें जो गैप बन गया, ये जो गैप बन गया उसमें हड्डी की सेल को रीजनरेट होने के लिए 6 हफ्ते लगेंगे। अंदर के डॉक्टर ने ठीक किया, बाहर के डॉक्टर ने नहीं ठीक किया। बाहर के डॉक्टर ने तो सिर्फ मदद की है, प्लास्टर किया ताकि वो हिले ना, कि जो बीच में हड्डी के नए सेल्स आएंगे, बीच में डिपॉजिट होंगे, वो डिस्टर्ब ना, इसलिए प्लास्टर किया। ठीक तो अंदर के डॉक्टर ने किया, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि हम हमारे अंदर के डॉक्टर ठीक है, हम कहते हैं वो हड्डी का डॉक्टर था बहुत बढ़िया, उसने मेरी हड्डी जोड़ दी, वो सर्जरी वाला डॉक्टर बहुत बढ़िया था, उसने मेरी चमड़ी जोड़ दी। ठीक तो अंदर का डॉक्टर रीजेनरेशन। और गैनोडर्मा हमारे अंदर के डॉक्टर को मजबूत करती है ताकि हमारा अंदर का डॉक्टर वो सारे काम कर सके। और उसमें एक चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनेगा कि बहुत लोगों को मैंने देखा ऐसी कोई मीटिंग अटेंड कर ली और दे दो जी मेरे को 2 शीशियां, अब तो मेरा गठिया ठीक हो गया, बस डॉक्टर साहब का ठीक हो गया था, मेरा भी ठीक हो जाएगा। ये लेके गए और 15 दिन के बाद छोड़ दिया, मेरे को तो रिएक्शन हो गया। आज बहुत लोगों से सुन चुका हूं, मैंने 1 महीना खाए थे जी आपके ये कैप्सूल, मैंने तो छोड़ दिए, मेरे को तो रिएक्शन हो गया। गैनोडर्मा का कोई रिएक्शन नहीं होता। ये तो मैंने जब खुद खानी शुरू की थी सिर्फ इसी बात की तसल्ली की थी कि एटलीस्ट इससे मेरे को कुछ नुकसान नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। और अब तो जो 12, 13, 14 हजार पेशेंट का एक्सपीरियंस है, अब तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं गैनोडर्मा का कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बट एक चीज होती है जिसको लोग रिएक्शन कह देते हैं, इसको हम बोलते हैं एलमेंट रिफ्लेक्शन। एलमेंट रिफ्लेक्शन कि जब सेल्स की सफाई हो रही है इस फेज में, जब सेल की सफाई हो रही है, हमारे शरीर से कचरा निकल रहा है, तो जो बीमारी है एलमेंट उसके मुताबिक कुछ निशानियां आती हैं, वो रिफ्लेक्ट करती है। कई किताबों में इनको एलमेंट रिफ्लेक्शन कहा गया है, कई पुरानी चाइनीज किताबों में इनको रिकवरी सिम्टम कहा गया है, कई किताबों में इनको ऑपोजिशन इफेक्ट रिएक्शन कहा गया है। किताबों में लिखा हुआ है 9 out of 10 पेशेंट्स मे हैव दिस रिएक्शन। और जिन लोगों को ये सिम्टम जितनी जल्दी आएंगे उनकी बीमारी उतनी जल्दी ठीक होगी, जिनको नहीं आएंगे या देर से आएंगे उनकी बीमारी ठीक होने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो चीज है ये रिएक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए रिएक्शन, इट इज ए रिएक्शन। कि जो हमारे बॉडी की सेल्स हैं वो दोबारा से काम करने लगी, रिएक्ट करने लगी। ये सिम्टम उस चीज की निशानी। खुश होना चाहिए। इसका एवरेज पीरियड है 1 सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह तक, 1 week to 3 weeks। किसी को कम भी होता है, किसी को ज्यादा भी होता है। और अगर किसी ने कोई अगर एक अंग्रेजी दवाई होती है स्टीरॉइड, अगर किसी ने स्टीरॉइड ज्यादा खाए हो तो ये एलमेंट रिफ्लेक्शन का पीरियड ज्यादा सीवियर होता है और ज्यादा देर तक चलता है। अब मैं हर जगह पे लोगों को बोलता हूं कि पेशेंट को कोई भी बीमारी है तो उसकी बीमारी के मुताबिक उसको क्या निशानी आएगी, एलमेंट रिफ्लेक्शन क्या आएगा, आप उसको जरूर बताइएगा। पर लोग नहीं बताते। लोग मेरे को कहते हैं डॉक्टर साहब अगर कोई जोड़ों के दर्द का मरीज आएगा, अगर हमने उसको बोला कि इसका दर्द बढ़ेगा, वो तो हमसे लेगा नहीं।
कोई शुगर का मरीज आएगा, उसको बोले कि इससे शुगर ज्यादा होगी, वो लेगा नहीं। तो मैं आपको बोलता हूं कि ये नहीं बोला तुम्हें जोड़ों का दर्द है, ये ले बढ़ेगा, तुम्हें शुगर है, ये ले बढ़ेगी। दैट इज नॉट द वे। यू एक्सप्लेन कि क्यों बढ़ेगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस, क्यों बढ़ेगा। एलिमेंट रिफ्लेक्शन के कुछ मैं आपको एग्जांपल दूं। किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, जब गैनोडर्मा लिवर को साफ करेगी, डिटॉक्सिफाई करेगी, आंखें लाल हो जाएंगी। किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, तो जब गैनोडर्मा उसको साफ करेगी, मरीज को लगेगा जैसे सुनना बंद हो रहा है, कानों में ब्लॉकिंग सेंसेशन आएगी। किसी किसी किडनी पेशेंट को मुंह के ऊपर सूजन और पैरों के ऊपर सूजन भी आएगी। अगर किसी को दमा अस्थमा की प्रॉब्लम है, जब गैनोडर्मा फेफड़े की सेल को सफाई करेगी तो उस मरीज को कुछ उल्टियां आएंगी और कुछ दिन के लिए बलगम निकलेगी। अगर किसी को पैरालिसिस लकवा की प्रॉब्लम है, फालस, जब गैनोडर्मा नाड़ियों की सेल के ऊपर काम करेगी तो फालस वाले हिस्से में दर्द होगा। किसी को दिल की नाड़ियां ब्लॉक है, कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेट, जब गैनोडर्मा उन पे काम करेगी, उनकी सफाई करेगी तो मरीज के चेहरे के ऊपर सेक निकलता महसूस होगा, गर्मी आएगी, कईयों का चेहरा लाल भी हो जाता है। किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, जब गैनोडर्मा उस पे काम करेगी तो सिर के पीछे किसी में दर्द होगा। किसी किसी का कुछ टाइम के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ता भी है। किसी को लो ब्लड प्रेशर रहता है, जब गैनोडर्मा उस पे काम करेगी तो सिर के पीछे के हिस्से में नीचे दर्द होगा। किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, ये होगा तो उसको चक्कर महसूस होंगे। किसी को माइग्रेन, आधा सिर दुखता है, उसकी प्रॉब्लम होगी तो दर्द थोड़ा सा बढ़ेगा। किसी को बवासीर की प्रॉब्लम है तो दस्त में खून आएगा। किसी को जोड़ों का दर्द है, गठिया है, जब गैनोडर्मा उस पे काम करेगी दर्द थोड़ा सा बढ़ेगा। किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, जब गैनोडर्मा उस पे काम करेगी तो शुगर का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। कुछ दिन पहले मेरे से किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब मैं इसको कई महीनों से खा रहा हूं, बहुत कुछ ठीक हो गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी केडी में, हील, उसमें दर्द होने लगा। तो मैंने उसको बोला थी दिस इज ए सिम्टम ऑफ वीक सेक्सुअल फंक्शन। वो मेरी तरफ झांकने लगा, डॉक्टर साहब आप तो पूरी नॉलेज अंदर झांक के देख लेते हो। मैंने नहीं देखा, ये तो गैनोडर्मा देखा। कहता हाँ जी मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो गैनोडर्मा एडी में दर्द के द्वारा दिखा रही है, ये दिखाती है कि अंदर आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। पहले ट्रेलर दिखाएगी, उसके बाद ठीक होगा। अब कई लोग ऐसे आते हैं, आजकल का जो पेशेंट है एक बीमारी लेके तो आता नहीं है, आजकल तो पेशेंट पैकेज के साथ आते हैं, एक पैकेज लेके आते हैं। पर पेशेंट जनरली डॉक्टर को जो मेन बीमारी है उसके बारे में बताते हैं, और कुछ क्या चल रहा है वो कहते हैं ये तो मामूली चीज है, पहले बड़ी बीमारी की बात करें। तो एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक औरत आई, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी उनके पास आई। तो उनकी रिपोर्ट में क्या था, उनके किडनी में एक स्टोन था, पथरी थी, उनके बच्चेदानी में फाइब्रॉइड था, रसौली थी, और उनकी ओवरी अंडकोश में एक सिस्ट थी, रसौली। तो उन चीजों को देखते हुए मैंने उनको बताया कि जो आपकी किडनी में जो प्रॉब्लम है, जब गैनोडर्मा उस पर काम करेगी तो आपको कानों में एक ब्लॉकिंग सेंसेशन फील होगी। जो आपके बच्चेदानी में, यूट्रस में फाइब्रॉइड है, जब उस पर काम करेगी या ओवरी पे काम करेगी तो आपका थोड़ा ब्लड ज्यादा आएगा महामारी के दौरान, घबराहट। 2 महीने बाद मेरे को उनको फोन आया, डॉक्टर साहब आपकी दवाई ने तो रिएक्शन कर दिया। मैंने तो कल शाम से खानी छोड़ दी। मैंने कहा जी क्या हुआ? कल शाम से मेरे को बहुत दस्त आने लगे और आज सुबह उसमें खून भी आने लगा। मैंने तो शाम से खाना छोड़ दिया। तो मैंने एक ही बात पूछी उनसे, आपको कोई बवासीर की शिकायत तो नहीं है? कहते डॉक्टर साहब वो तो 10 साल से है। मैंने कहा आपने मेरे को बताया नहीं, आपने मेरे को किडनी और यूट्रस का बताया था, मैंने उसकी निशानी बताई, पर गैनोडर्मा ने आपके अंदर वो 10 साल पुरानी प्रॉब्लम भी ढूंढ ली, पहले उसकी निशानी दिखा दी। ये उसका सिम्टम। डोंट वरी, कुछ नहीं करना, एक आधे दिन में बंद हो जाएगा। और एक दिन में बंद हो गया। उसके बाद उनकी बवासीर की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। इस तरह गैनोडर्मा आपके अंदर निशानियां दिखाएगी। मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं उसको समझा के भेजता हूं। वैसे लोग मेरे को जब देखते हैं कहते पता नहीं अजीब सा डॉक्टर है। हम इसके पास गए थे कि जोड़ों का दर्द है, दवाई दो, ये तो कहता ये लो दर्द बढ़ेगा। ये कैसा डॉक्टर है? बट उसको समझाया जाता है क्यों बढ़ेगा, तो उसको समझ आ जाती है। मैं उनको बोलता हूं जब बढ़ेगा दर्द या शुगर बढ़ेगी, इसका मतलब है गैनोडर्मा ने काम करना शुरू कर दिया, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो आज मेरे को लोग बहुत लोग रोज ही, लगभग रोज ही फोन आते हैं,
डॉक्टर साहब 15 दिन हो गए आपके कैप्सूल खाते हुए, अभी तक दर्द बढ़ा नहीं, कब बढ़ेगा? महीना हो गया आपके कैप्सूल खाते हुए, अभी तक शुगर बढ़ी नहीं, कब बढ़ेगी? बिकॉज उनको बताया गया है कि ये इसका असर करने की निशानी है, तो पेशेंट उसकी वेट करता है, पेशेंट वेटिंग। और जब वो निशानी आ जाती है तो पेशेंट को यकीन हो जाता है अब मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया था। और जब पेशेंट को यकीन हो जाता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है, सकारात्मक रवैया। और जब पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है तो 30% बीमारी उसी से ठीक हो जाती है। बिकॉज पॉजिटिव एटीट्यूड प्लेज ए बिग रोल इन द क्यूरिंग ऑफ डिजीजेस। जिस आदमी का पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है या नेगेटिव एटीट्यूड है, उसको जितनी अच्छी दवाई हो, जितना अच्छा डॉक्टर हो, उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, अगर पेशेंट का कंप्लीट नेगेटिव एटीट्यूड है। अब लोग आते हैं मेरे पास, डॉक्टर साहब 30 साल से दवाइयां खा रहा हूं, कोई दवाई नहीं ठीक कर सकी, आपके ये कैप्सूल क्या करेंगे? चलो दे दो, खा लेता हूं। तो मैंने बोलता सॉरी, ये आपके लिए नहीं, आप ठीक नहीं हो। फर्स्ट हैव फेथ, पहले फेथ रखो तब खाओ। लोग कहते हैं फला डॉक्टर, हमको उन पे इतना विश्वास है, हमको मिट्टी की पूरी देगा तो ठीक हो जाएंगे, कहते हैं फेथ। तो वो जरूरी है, फेथ रखना जरूरी है। और ये जो सिम्टम है बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसे गुड सिम्टम, खुश होना चाहिए। मेरे को लोग कहते हैं ना जी डॉक्टर साहब कैप्सूल खाए थे मेरे साथ दर्द बढ़ गया, तो मैं बोलता जी बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये लगभग हर तरह के सिम्टम मैं देख चुका हूं और नथिंग टू वरी। आज तक ये 5.5 साल में जो 12-13-14 हजार पेशेंट का एक्सपीरियंस हो गया, एक भी नेगेटिव सिम्टम नहीं देखा। सो आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि गैनोडर्मा का कोई नुकसान नहीं, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं। हाँ, कई लोग जब एयरमेट इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा आया, नहीं बढ़ गया जी, तो नहीं ठीक नहीं होगा, छोड़ गए कई लोग, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिसने भी जारी रखा वो ठीक हो गया। मुझे याद है, मैं जैसे बताया स्टीरॉइड जिसने ज्यादा खाए हों तो उसकी थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा होती है, एयरमेट इन्फेक्शन, और ज्यादा देर नहीं चलता है। एक बार गठिया पेशेंट के पास लगभग 3.5-4 साल पहले एक लेडी आई थी जलंधर से। बहुत पुराना गठिया था, बहुत खराब हालत थी, बिस्तर पे हर समय पड़ी होती थी। स्टीरॉइड उन्होंने 5-7 साल से वो खा रहे थे। तो उनको मैंने बताया था कि आपका ये एयरमेट इन्फेक्शन जो दर्द बढ़ेगा वो ज्यादा देर तक बढ़ाएगा, इसको टॉलरेट करना पड़ेगा। 1.5-2 महीने के बाद मेरे को उनको फोन आया, उसके लिए मैंने कोई गोली नहीं दी। 1.5-2 महीने के बाद फोन आया, डॉक्टर साहब दर्द बढ़ गया। मैंने कहा जी गोली मैंने लिख के दी थी, आप वो एक गोली रोज की खाओ। फिर 1.5 महीना गुजर गया, डॉक्टर साहब दर्द तो बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा 2 गोलियां दर्द की 2 खानी शुरू कर दो। फिर 1-1.5 महीना गुजरा, फिर आया, मैंने कहा 3 खानी शुरू कर दो, नो प्रॉब्लम, आपने स्टीरॉइड खाए हुए हैं, ज्यादा होगा मैंने बताया था। इस तरह करते करते 7-8 महीने गुजर गए। उसके बाद एक दिन मेरा उनका फोन आया मेरे को, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ बोला, लेकिन आई डिडंट माइंड इट। मुझे पता है ऐसे पेशेंट की हालत कि जो 7-8 महीने से प्रॉब्लम, कोई दवाई खा रहा हो, दवाई या हेल्थ टॉनिक व्हाटएवर, और उसको आराम ना आए, दर्द बढ़ रहा है, तो उसकी मानसिक हालत ये होगी। आप तो डॉक्टर साहब कंपनी के एजेंट हो, आप तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, ये तो आपकी दवाई बेकार है, आप तो सिर्फ डीएक्सएम की दवाई बेचने के लिए बात कर रहे हो। तो मैंने उनको बोला मैडम आप मेरे पास मेरी राय मांगने के लिए आए, मैंने आपको राय दी और मैंने ये भी बताया कि आपने स्टीरॉइड इतने खाए हुए हैं, एयरमेट इन्फेक्शन ज्यादा आएगी, सहना पड़ेगा। आप नहीं सह सकते तो छोड़ दो, अगर और कोई चारा है तो आप वो करके देख लो। थोड़ा मैंने इसको बोला एक साइकोलॉजिकल डोज। मैंने उनको बोला मैडम वो बिस्तर में पड़ी रहती हर समय, इतना था कि उठ के टॉयलेट तक जा पाती थी। तो मैंने उनको बोला मैडम सुजीत कौर जी कि आपके पास और कोई चारा है? तब थोड़ी आवाज उनकी कम हुई। नहीं डॉक्टर साहब और तो कुछ नहीं, 15-20 साल हो गए, सब कुछ ट्राई कर चुके। मैंने कहा अगर आप इसको भी छोड़ दोगे तो आज तो आप उठ के स्टिक लेके टॉयलेट तक चली जाती हैं, अगर इसको भी छोड़ देंगे तो आने वाले टाइम में आपको पता क्या होगा, आपके हाथ पैर जुड़ जाएंगे, बिल्कुल बिस्तर में पड़ जाओगे, आपको एक बिस्तर कवर बेड पे रखना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब जो तो है। तो मैं क्या, या वो सारी उम्र वो तकलीफ सहते रहना या थोड़ी सी अफसर। ये कह के मैंने फोन बंद कर दिया जानबूझ के। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं, इट इज ए गन शॉट ट्रीटमेंट, शॉक थेरेपी करनी पड़ती कई बार, नहीं तो पेशेंट को समझ नहीं आती पेशेंट के फायदे की होती। बंद कर दिया। उसके बाद फोन ले आया मेरा, लगभग 7-सवा साल के बाद
उस दिन मैं देहरादून में था, उनका फोन आया, डॉक्टर साहब सत श्री अकाल। मैं कही सत श्री अकाल। मैं जी सुरजीत कौर बोल रही हूँ। मैं कही जी कौन सुरजीत कौर? साल सवा साल में मेरे को कहाँ याद रहा, इतने रोज पेशेंट डील कर रहा हूँ। वो जी वो जलंधर वाली, हाँ हाँ जी सुरजीत कौर जी, आपको आज सवा साल के बाद मेरी कैसे याद आई? डॉक्टर साहब ने लास्ट में मुझे फोन पे डांटा था ना, उसके लिए शुक्रिया। अगर आपने डांटा नहीं होता तो मैं कैप्सूल खाने बंद कर देती। उसको खाती रही और आज मैं ठीक चल रही हूं। और उसके बाद कुछ 2-3 महीने के बाद मेरा जलंधर की तरफ जब लेक्चर था तो मैं रास्ते में उनके घर में गया, और वो औरत जिसको मैंने उससे पहले बिस्तर में पड़े हुए देखा था, जब दरवाजे के ऊपर ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी थी, तो बहुत सेटिस्फेक्शन। उनमें नेगेटिव एटीट्यूड था, इसलिए उनको 2.25 साल लगे। अभी मैं आपको पॉजिटिव एटीट्यूड वाली बात बताता हूं। लगभग 2-2.5 साल पहले इसी तरह गड्डी की एक औरत आई थी, स्टिक्स लेके चल रही थी, लाइक दिस चल के आई थी। 2 आदमी उनके साथ साथ चल रहे थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो 4 साल से कोई देसी पुड़ियां खा रही हैं, और देसी पुड़ियों का मतलब होता है स्टीरॉइड। 25-26 दिन के बाद जब आए तो वो 2 आदमी उनको उठा के लाए, शी वाज कैरेट। अब ऐसा पेशेंट डॉक्टर को आके क्या बोलेगा? डॉक्टर साहब मेरे को ये क्या दे दिया, पहले तो चल लेती थी, अब चलने से भी रहेगी, ये बोलेगा। पर उस लेडी को जब मेरे एग्जामिनेशन टेबल पे लिटाया गया तो उन्होंने जवाब क्या दिया? डॉक्टर साहब इसका मतलब इसका असर शुरू हो गया, क्योंकि उनको बताया गया था और वो उसके लिए प्रिपेयर थी। तो मैंने उन औरत को बोला था कि आपका ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, सोचने का ढंग है, आप जल्दी ठीक हो जाओ। और उसके 6-7 महीने के बाद शी वॉज कंप्लीटली ऑलराइट। शी वेंट टू कनाडा, और पिछले 1.5-2 साल में कनाडा से 8-9 पेशेंट पटियाला पहुंचे उस औरत को चलता फिरता देख के। तो डीएक्सएन की प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला हर आदमी डीएक्सएन के लिए सचिन तेंदुलकर की तरह है, अमिताभ बच्चन की तरह है। वो लोग तो लोगों की हेल्थ खराब करने की चीजें बताते हैं। ये प्यास है बड़ी, आहा, ये दिल मांगे मोर, आहा, सबको पता वो नुकसान करती हैं, पर फिर भी बता रहे हैं। अपने घर में नहीं पीते होंगे, अपने बच्चों को नहीं पिलाते होंगे, लेकिन पैसा मिला हुआ है। और आजकल तो एक हद हो गई, जो आमिर खान बोलता है, मैंने फैक्ट्री में जाके देखा, सारे उठा के पियो, टू मच। और मैं हर एक को क्या बोलता हूं, क्या किसी को मत बताओ इसके बारे में, पहले खुद इस्तेमाल करो। फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट्स, इफ यू आर सेटिस्फाइड देन टेल अदर्स। अगर आज मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूं, आप सबको इसको इस्तेमाल करने के लिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मैं 5 साल से ये यूज कर रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में एक चेंज आते हुए देखा है। मेरी वाइफ पिछले 4.5 साल से यूज कर रही है, जिनको मैं 30 साल से छींके मारते हुए देख रहा था। 30 साल से मैं एविल की गोलियां खिला रहा था, आज 4.5 साल से उनको एविल की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी वाइफ की मदर को भी ये शिकायत थी, मेरी वाइफ की नानी को भी ये शिकायत थी, जिसकी वजह से हमारा बेटा, उसको बचपन में अस्थमा हो गया था। 2-3 साल की उम्र में उसको भी छींकें लगनी शुरू हुई थी, और 7-8 साल की उम्र में उसको पूरी तरह दमा हो गया था, जिससे मैं बहुत परेशान था। कोई हल नहीं था मेरे पास, कई बार मुझे उसको इमरजेंसी में ले जाना पड़ता था। आई हैड नो सोल्यूशन। आज बेटा भी ठीक हुआ। तो ये 4 जनरेशन, बेटा, बेटे की मां, मां की मां, मां की नानी, 4 जनरेशन जो मैंने देखी हैं, उससे पहले था कि नहीं मुझे पता नहीं, ये 4 जनरेशन मैंने देखी। तो इसका चांसेस है, लाइवलीहुड है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी आएगी, मेरे पोता पोती उनको भी आएगी। तो मेरा एक बड़ा पोता जो भी 30 तारीख को 3.5 साल का होगा, पिछले 2.5 साल से वो आरजीजीएल ले रहा है, 1 साल की उम्र से। मेरा छोटा पोता जो भी 9 महीने का होगा, वो पिछले 2 महीने से ये कोकोजी पाउडर उसको दूध में डाल के पिलाया जा रहा है। इसमें भी कैनोडर्मा है। ये क्यों दिया जा रहा है? कोई दवाई है? अब कोई किसी फैमिली में कोई शुगर की प्रॉब्लम चली आ रही है 5-6 पीढ़ियों से, तो क्या हम उसके बच्चों को कह सकते हैं कि आप अभी से इंसुलिन का टीका लगाना शुरू कर दो कि शुगर होने जाए? नहीं कर सकते। लेकिन ये मैं दे रहा हूं, दवाई नहीं है, इसलिए दे रहा हूं कि उनके बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत रहे कि ये फैमिली में आने वाली प्रॉब्लम उनको ना हो। माय फादर अगले महीने वो 82 साल के होंगे, 82 ईयर्स। ऐसा जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच वुड, लेकिन पिछले 4.5 साल से अपने पिताजी को रोज का एक पेड़ खिला रहा हूं।
क्यों खिला रहा हूं? दवाई नहीं है, इसलिए खिला रहा हूं कि उन्होंने जितना जीना है अच्छा जी, कितना जीना है ये तो भगवान को पता है। उम्र तो तय है, उसको कोई नहीं बदल सकता, ना डॉक्टर बदल सकता है ना कोई दवाई बदल सकती है। कहते हैं ना, बड़े हर रिलीजियस बुक में लिखा हुआ है सांस तो गिने हुए दिए हैं भगवान ने, इंसान ने जीना उतना ही है। तो ये खा के वो जितने सांस लेने हमें अच्छी तरह क्यों ना लिए, घिसट घिसट के क्यों जिए? ये गैनोडर्मा का ये रोल है। ये नहीं कोई वो लोग कहते हैं अरे मैं मेरे को कोई बीमारी है, इसलिए कि बीमारी ना आए। आज मेरे को कई जगह पे पूछा जाता है, डॉक्टर साहब आप बोलते हो आपका गठिया ठीक हो गया, आपकी हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो अभी ये आप कैप्सूल खा रहे हो कि छोड़ दिए? मुझे पता है, मैं समझता हूं कि वो लोग क्यों पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी उम्र खाने पड़ेंगे, शरीर को लग जाएंगे। तो मेरा उनको एक ही जवाब होता है कि मेरी अभी 53-54 साल की उम्र हो गई, जब से पैदा हुआ हूं रोटी खा रहा हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा रोटी खानी पड़ेगी। क्यों रोटी खानी पड़ेगी? जीने के लिए। और साथ में गैनोडर्मा खा रहा हूं ताकि उस रोटी में जो जहरीले तत्व है वो असर ना करे, ताकि डेली बेस पे मेरे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन सफाई होती रहे, मेरी सेल की सफाई होती रहे। इंसान 10 लाख की गाड़ी 20 लाख की गाड़ी खरीदता है और उसको हर 4-6 महीने के बाद दफ्तर से छुट्टी लेके भी वर्कशॉप में लेके जाता है उसकी सफाई के लिए, सर्विसिंग के लिए। लेकिन ये मशीन फ्री में मिली हुई है, इसकी सफाई कोई नहीं सोचता। क्या किसी ने कभी ये कहा किसी डॉक्टर को जाके ये मेरे को बीमारी नहीं है भाई, मेरे को चेक करो? नोबडी। सोचते हैं और जब बीमारी होगी तब डॉक्टर पर जाएंगे, और तब बोलते हैं डॉक्टर साहब बहुत पैसे बना दिए आपने, तो बहुत बड़ा बिल बना दिया आपने तो। बट उसको रोकने के लिए क्या किया गया? निप द इविल इन द बड कहते हैं ना, कि बीमारी को आने से रोका जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और जो लोग अभी इंडिया में डीएक्शन को आए हुए 6.5 साल हो गए, आप बहुत लोगों के एग्जांपल मेरे को पता है, हम आपस में शेयर करते रहते हैं कि जिन घरों में ये पिछले 4, 5, 6 साल से ये गैनोडर्मा डेली यूज हो रही है, उन घरों में अब दवाइयां इस्तेमाल नहीं होती। मेरे घर में भी पहले मैं अपने गठिया के लिए, अपने हार्ट के लिए दवाइयां खाता था, बेटा सांस के लिए दवाइयां खाता था, वाइफ जुकाम के लिए दवाइयां खाती थी, और डैडी को भी उम्र है कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, दवाई देनी पड़ती थी। और आज लगभग 4.5 साल हो गए, अब हमारे घर में दवाइयां इस्तेमाल नहीं होती, हम गैनोडर्मा खाते हैं, क्योंकि ये एक खुराक है। हम तो ये समझते हैं कि हमने एक नई सब्जी खानी शुरू की हुई है, एक नया फ्रूट खाना शुरू किया हुआ, इट्स ए पार्ट ऑफ अवर डेली डाइट, नॉट एज ए मेडिसिन, ताकि कोई बीमारी ना आए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस तरीके से गैनोडर्मा ने पूरे बॉडी में काम करना है। अब हर चीज का आप देख रहे हैं कुछ पीरियड है, स्कैनिंग 1 से 30 दिन, क्लींजिंग 1 हफ्ते से 30 हफ्ते, लाइक एवरीथिंग। तो इसको देखते हुए हमें नहीं पता कि किस पेशेंट के अंदर कितना कचरा है, कितने टॉक्सिन्स हैं, कितने केमिकल हैं, उसको मेजर करने का साइंस के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, दुनिया भर में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो किस पेशेंट की बीमारी ठीक होने में या उसका पूरा बॉडी का सिस्टम ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, ये किसी को पीरियड नहीं बता सकते, वो तो गैनोडर्मा अंदर जाके तय करेंगे। बट फिर भी मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जब जो इतने हजारों पेशेंट का एक्सपीरियंस हो गया, तो उसमें मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, इट्स जस्ट माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि ज्यादातर बीमारियों को ठीक होने में 6 से 12 महीने का टाइम लगता है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स 6 to 12 months। कोई जल्दी भी ठीक हो गई, कुछ दिनों में भी ठीक होते हुए देखा लोगों को, कहीं को 2-2 साल लगते भी देखे। ये अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है। और जब गैनोडर्मा की ट्रीटमेंट शुरू करनी है, तो जो दवाइयां पहले चल रही हैं, चाहे कोई एलोपैथिक है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे आयुर्वेदिक है, चाहे यूनानी है, चाहे सिद्धा है, चाहे हमदर्द है, विचएवर, जो दवाई चल रही है वो एकदम से बंद नहीं करनी। अब कई लोग करते हैं, ऐसा लेक्चर सुन लिया, चाचा जी के पास गए, और चाचा जी क्या आप शुगर का इंसुलिन के टीके लगा रहे हो इतने सालों से, ये बंद करो टीके, ये हमारे कैप्सूल शुरू करो, देखना शुगर ठीक हो जाएगी। इंसुलिन बंद करा दी और 15 दिन के बाद चाचा जी आईसीयू में दाखिल हो गए। दिस इज नॉट बेटर। बहुत लोगों ने गलती की है, जिसकी वजह से डीएक्शन को लोग बदनाम करने लगे, गैनोडर्मा को बदनाम करने लगे। दिस इज नॉट बेटर।
कि वो जो दवाइयां हैं उनका सिम्टोमेटिक रोल है, जड़ के ऊपर, बीमारी की जड़ के ऊपर उनका कोई रोल नहीं, और गैनोडर्मा का बीमारी के सिम्टम के ऊपर कोई रोल नहीं, इसने जड़ पे काम करना। जैसे शुगर इफेक्ट की बात करता हूं, जो दूसरी दवाइयां ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, उसका रोल जो खून में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करना, पर बीटा सेल के ऊपर उनका कोई रोल नहीं है। गैनोडर्मा का खून में बढ़े हुए शुगर के लेवल के ऊपर कोई काम नहीं है, इसने बीटा सेल पे काम करना। जब स्कैनिंग हो जाएगी, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, सेल रेगुलेट हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, बीटा सेल नॉर्मल हो जाएगी, इंसुलिन बनने लगेगी, उस समय दूसरी बार इंसुलिन बंद होगी। जब ये फेज आएगा तब दवाइयां धीरे धीरे बंद करनी शुरू कर देनी है। अब कल मेरे को लुधियाना से किसी का फोन आया था कि एक पेशेंट है, उसको पैरालिसिस है, ब्लड प्रेशर भी रहता था, उसको 2 महीने से ये आरजीजीएल दे रहे हैं, पर उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, बहुत लो ब्लड प्रेशर हो गया, तो क्या करें, आरजीजीएल बंद कर दें? मैंने कहा नहीं, जो ब्लड प्रेशर की दवाई साथ में चल रही है उसको भी पहले बंद करो, धीरे धीरे दवाइयां बंद करनी शुरू करो। पहले ब्लड प्रेशर की दवाई बंद करो, 2 दिन बंद करके रोज बीपी चेक करो, अगर नहीं बढ़ता तो उसको बंद रखो, डेली चेक कराते रहो, और 15-20 दिन गुजर जाए, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, इसका मतलब है वो दवाई बंद होने का टाइम आ गया। ये अपने आप अपने बॉडी पे हम देखेंगे, इसके लिए कोई आपको मैं टाइम नहीं बता सकता कि फला दवाई आपकी चल रही है, उसको बंद करने में 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, नो फिक्स पीरियड। ये आपके बॉडी पे डिपेंड करेगा। आप खुद अपने बॉडी के डॉक्टर होंगे, बिकॉज आपके अंदर डॉक्टर है। उस डॉक्टर के साथ बातचीत कैसे करनी है, ये आपने इस सिस्टम के थ्रू सीखना। हाउ टू कम्युनिकेट विद योर डॉक्टर इन द बॉडी। आप अपने बॉडी को हैंडल करना सीख जाएंगे, ये सब चीजें अगर आप समझ जाएंगे तो अपनी दवाइयां, अपने जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर की राय ले रहे हैं, वो रेगुलर बेस पे लेते रहिए, जब तक एक टाइम आएगा, ए टाइम विल कम, ए डे विल कम, वो आपके डॉक्टर आपकी दवाइयां बंद करनी शुरू करेंगे। इंसुलिन मान लो चल रही किसी को 20 यूनिट, गैनोडर्मा साथ में शुरू कर दी। जब गैनोडर्मा ने ये रेगुलेशन का फेज पूरा कर लिया, बीटा सेल एक्टिवेट हो गई, अंदर से भी इंसुलिन बनने लगी, बाहर से भी इंसुलिन चल रही है, तो खून में शुगर कम होनी शुरू हो जाएगी। जब कम होनी शुरू हो जाएगी, आपके डॉक्टर चेक करेंगे, अरे आपकी तो शुगर 60 रहेगी, आप जो 20 यूनिट लगा रहे हो वो आपके लिए ज्यादा है, आप 15 यूनिट कर दो। फिर 10-12 दिन के बाद चेक किया, फिर शुगर वही 60, 65, 62, 65 पे चल रही है, तो डॉक्टर बोलते हैं 15 यूनिट भी आपके लिए ज्यादा है, आप 10 कर दो। फिर हफ्ते 10 दिन के बाद चेक किया, फिर भी कम आ रही है, वो डॉक्टर बोलेगा आपको अभी इंसुलिन की जरूरत नहीं है, आप बंद कर दो। और जब वो चल जाए तब उनको बोलो जी आप भी डीएक्शन में आइए, देन ही विल कम टू डीएक्शन। उससे पहले आपकी बात नहीं सुनेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर हमारी बात नहीं सुनते, क्यों सुनेंगे? जो एक एमडी डॉक्टर है, वो एक +2 बंदा उसको जाके बोले डॉक्टर साहब डायबिटीज के लिए इसको दो, क्या वो आपकी बात सुनेगा? एक टाइम आएगा जब उस डॉक्टर के पास उसके पेशेंट ऐसे आ जाएंगे, तब आप उनके साथ बता सकते हैं सर आपकी दवाई के साथ था, मैंने एक लेक्चर सुना था, डॉक्टर साहब का था, ये दे रहे थे, तब अच्छा है, हो सकता है इसकी वजह से, इसके बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन दो, देन डॉक्टर विल स्टार्ट लिसनिंग। एक बार लगभग 2.5 साल पहले भोपाल के पास एक जो है पंचमढ़ी, वहां पर एक डॉक्टर एस रंजन, शायद आपने 8 तारीखों का टॉक थी सुनी होगी, का हार्ट स्पेशलिस्ट है, डीएम कार्डियोलॉजी। तो वहां भोपाल में कुछ लोग उनको घेर के खड़े हो गए, सर हर कोई बंदा क्या सोचता है, क्योंकि इसमें वो वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट भी है, हर बंदा क्या सोचता है कि हम अगर मेंबर बन गए, हमने 6 डॉक्टरों को अपने इस ग्रुप में ले आए तो हम आराम की नींद सोएंगे, हमें चेक आएंगे। लोग ये करते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम डॉक्टर से बात करते सुनते नहीं। तो डॉक्टर रंजन ने कहा था डॉक्टर को इसके बारे में बताने की गलती मत करो, वो नहीं सुनेंगे। डॉक्टर के मरीजों से बात करो, उनके आसपास के लोगों से बात करो, अपने आस पड़ोस से बात करो। पर उन्होंने ये बात कही थी कि अगर किसी डॉक्टर ने प्रॉपर्ली सुन लिया और उसको गैनोडर्मा की बात समझ आ गई तो वो क्राउन बैचलर से पहले रुकेगा नहीं, अगर उसको समझ आ गया। गैनोडर्मा ने ये 5 स्टेप्स के द्वारा हमारे बॉडी के सिस्टम को ठीक कर। दवाई वाला कॉन्सेप्ट मन से निकाल दो। अब किसको कितनी डोज देनी पड़ेगी, अब ये भी एक पढ़ाई में कोई पैमाना नहीं है, तो हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि कितनी डोज देनी होगी? तो गैनोडर्मा ने तो बेसिकली हमारे बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक करना। अगर सिस्टम कम बिगड़ा हुआ है तो कम डोज पे ठीक हो जाएगा, ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो ज्यादा डोज देनी पड़ेगी। तो कम डोज से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। पहले 1 हफ्ता 1 पेड़ दो,
उसके बाद 2 पेड़ दो, फिर 3 पेड़ दो, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। अब कोई एक आदमी है, एक दिहाड़ीदार आदमी है, 80 रुपए रोज की दिहाड़ी लेने वाला, करने वाला, उसको बोलो जी तुम्हें दमे की प्रॉब्लम है, तुम्हें ये 6 पेड़ रोज के खाने पड़ेंगे। अब मुझे 6 पेड़ रोज के खाने से महीने का कितना खर्चा पड़ेगा? ये लगभग 3000 रुपए। अब वो सोचेगा कि 24-25 रुपए तो मैं महीने का कमाता हूं, मैं बच्चों को रोटी खिलाऊंगा कि ये खाऊंगा? नहीं जी साहब, मैं दमे के साथ जी लूंगा। कई लोग ये गलती करते हैं। दिस इज नॉट टू बी डन। किसने कितनी डोज लेनी है वो अपनी पॉकेट के मुताबिक तय करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन वंस पॉकेट। अब उस रिक्शे वाले आदमी को ये बोला जाए ये कि 2 शीशियां 1520 की आएंगी, वो तो उसका दिमाग नहीं बंद हो जाएगा, ब्रेन ब्लॉक हो जाएगा, वो बात ही नहीं सुनेगा। पर अगर उसकी जगह आप उनको बोले, उसके साथ कैप्सूल की बात ही नहीं करें, आप उनको बोले जी कई लोगों का ये कॉफी पीने से दमा ठीक हो गया। साहब कितने का है? ये 300 रुपए का डब्बा है, लगभग 1 महीना 40 दिन चल जाएगा। हाँ साहब ये दे दो, वो तो ले लेगा ना। इसमें भी गैरोडर्मा है, कम है, कैप्सूल में 100% है, इसमें लगभग 18-20% है। 100% ने अगर सेल की सफाई करने में मान लो 6 महीने ले लें, मान लो, तो अगर हम 18% देंगे तो हो सकता है 1 साल लग जाएंगे, हो सकता है 2 साल लग जाएंगे, पर एटलीस्ट वो आदमी एफोर्ड तो कर पाएगा। अब लोग क्या करते हैं, ऐसे लेवल के लोगों को कैप्सूल की बातें करते हैं, वो जो ले नहीं सकता, इसलिए फिर लोग कहते हैं जी महंगी है। ये अपने ब्रेन ब्लॉक्स हैं, ये अपने ब्रेन ब्लॉक्स को करना सीखो। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल में बहुत गरीब लोग हैं। तो मेरा एक जानने पहचाने वाले आदमी है, कुछ चंडीगढ़ में रहते हैं, वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने आज से लगभग 7-7 साल पहले वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये डीएक्शन की जाके बातें करनी शुरू की, कुछ मीटिंग करनी शुरू की, और उनको मैंने यही बोला था कि वहां पर आपने किसी के साथ कैप्सूल की बात नहीं करनी है, क्योंकि कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बात नहीं करनी। ये आप सिर्फ ये कॉफी चाय इसकी बातें करो, कॉफी चाय टूथपेस्ट, सिर्फ ये बातें करो। तो उन्होंने किया, कुछ लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, कुछ लोगों के रिजल्ट मिलने लगे। तो पिछले महीने 5 तारीख को फिर उन्होंने मेरा वहां पे एक लेक्चर अरेंज कराया था, 40-50 लोग थे उस दिन मीटिंग में। तो एक औरत, उसको कुछ प्रॉब्लम हल हुई थी, तो उनको मैंने बुलाया जी आप अपनी कहानी खुद आके बताओ। तो वो औरत कहने लगी कि मेरे को लगभग 17 साल से दमे की प्रॉब्लम थी, रोज की 2 गोलियां डेरिफ्लेन या थियोफाइलिन कुछ खाया करती थी, दिन में 3-4 बार वो इनहेलर पंप लेना पड़ता था, महीने में 1-2 बार वो टीका भी लगवाना पड़ता था, सांस का अटैक होता था। और ये जो साहब है, चरण सिंह उसका नाम है, इन्होंने मेरे को 1 साल पहले ये कॉफी पिलाई थी, और 1 साल से लगातार ये कॉफी पी रही है, लिंजिन 3-in-1, दिन में 3 बार डेली। और वो औरत बोलती है कि अब पिछले 6 महीने से मेरे को कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई अटैक नहीं हुआ, ओनली विद कॉफी, दिस विल आल्सो वर्क। ये बात नहीं है कि कैप्सूल ही काम करेंगे। आप लोग यहां मीटिंग में लोगों को बुलाते हो कि आपके पड़ोस में रहता है कोई आदमी, या 10 घर छोड़ के रहता है, मोती नगर से 5 मिनट का रास्ता है, आप उसको बुलाते हैं मीटिंग में आइएगा, एक आदमी बड़ा डॉक्टर आ रहे हैं जानकारी देंगे हेल्थ के बारे में, और नहीं यार मैं तो बिजी हूं, मेरे कौन आएगा अरे इतनी दूर, 5-10 मिनट का कौन आएगा इतनी दूर। 9 दिसंबर को मैं जम्मू में था, और जम्मू से 70 किलोमीटर दूर एक जगह है कठुआ। कठुआ में एक आदमी रहता है, एक लेबरर, दिहाड़ीदार, एक दिहाड़ी, रोज की दिहाड़ी करने वाला आदमी, छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, कोरबा छत्तीसगढ़। उसको छत्तीसगढ़ से किसी ने फोन करके बताया कि वो जो 2 साल से जो कॉफी पी रहे ना, उसके बारे में पूरी बात बताने के लिए पटियाला से एक डॉक्टर कोरोना आ रहे हैं जम्मू में, तो तू अगर उनकी बात जाकर सुने तो अच्छा रहेगा। वो आदमी 70 किलोमीटर से अपनी दिहाड़ी छोड़ के आया वो लेक्चर सुनने के लिए, और उसने आगे बताया कि जी मेरे को वो मेरे दोस्त है कोरबा में, उन्होंने 2 साल पहले मेरे को कॉफी पिलानी शुरू की थी, और मेरे को कई सालों से पेट में गैस्ट्रिक रहता था, जो उसकी डिस्क्रिप्शन, मेरे को शायद गैस्ट्रिक रहता था, रेशा आता था, और 2-3 महीने में कभी सांस भी चढ़ जाता था, बुखार होता रहता था, और महीने में 5-6 दिन मेरी दिहाड़ियां टूटती थी। और 2 साल से ये मैं कॉफी पी रहा हूं, और 2 साल से मेरी एक भी दिहाड़ी नहीं टूटी। और वो कहता आज मैं दिहाड़ी छोड़ के आया हूं इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए, ताकि मैं औरों को इसके बारे में बता सकूं। अब कई लोग तू कैप्सूल खा, कैप्सूल के बिना आराम नहीं आएगा,
ये ब्रेन ब्लॉक्स निकाल दीजिए, पेशेंट की पॉकेट को देखिए, टाइम ज्यादा लग जाएगा बट एटलीस्ट उसकी प्रॉब्लम तो हल होगी। जो अब कुछ देर खाने के बाद वो आदमी, कई आदमी जो को अफोर्ड कर सकता है। अब अक्सर जैसे मैंने बताया ना, अपनी हेल्थ के बारे में पैसे खर्चने से लोग कतराते हैं। चाहे बैंक में 10 लाख पड़े हों, 1520 रुपए की शीशियां तो बहुत महंगी है। लेकिन कॉफी पीनी शुरू कर दी, कुछ टाइम में उनको बेटर फील होना शुरू हुआ, तो वो पूछते हैं यार इसमें कॉफी में ऐसा क्या चीज है, मेरे को दमे की प्रॉब्लम रहती थी, अब गोलियां मेरे को इतनी नहीं खानी पड़ती। भाई इसमें वो है गैनोडर्मा है, 38,000 किस्म की होती है, गैनोडर्मा होती लगता है। तो वो कैप्सूल में क्या था, वो कैप्सूल में गैनोडर्मा 100% है। तो आदमी खुद बोलेगा यार अगर 18% इतना ठीक हो गया तो 100% जल्दी आराम नहीं आएगा। तो आदमी कहे इसीलिए मैंने बताया था, अच्छा मेरे को कैप्सूल भी दे दे, तब उसको 15 से 20 रुपए महंगे नहीं लगेंगे। ये शुरू के ब्रेन ब्लॉक्स हैं, इनसे डील करना सीखिए। महंगी नहीं है, सस्ती है, ये सिर्फ अपने ब्रेन ब्लॉक्स हैं। जलंधर में कैप्टन राजेंद्र सिंह, जिनको सितंबर 2002 में ओसवाल कैंसर अस्पताल ने बोला था बिजलियां लगने के बाद कि 2-3 महीने बचे हैं आपके पास, 7.25 लाख रुपया 3.5 महीने में खर्च हुआ था। आज 4.25 साल हो गए, बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। ओसवाल अस्पताल की रिपोर्ट है, उनके अंदर कैंसर नहीं है। और ये 4.25 महीनों में अब तक सिर्फ उनका 82-83,000 रुपया खर्च हुआ है। उनको हैवी डोज दी थी, 30 पेयर की डोज दी थी शुरू में। 3.5 महीने में 7.25 लाख रुपया खर्च करके ओसवाल अस्पताल ने 2-3 महीने का टाइम दिया था। और 4.25 साल में लगभग 80-82 हजार खर्च करके आज वो एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो कौन सी महंगी है? ये महंगी है क्या? ये सस्ती है। ये अपने ब्रेन ब्लॉक है, इन ब्रेन ब्लॉक से डील करने की जरूरत है। यू सी, डोज कितनी देनी है ये डिटरमिन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स पॉकेट। एक मैं एवरेज आपको फॉर्मूला बताऊं, अगर कोई कैप्सूल अफोर्ड भी कर सके तो एक एवरेज फॉर्मूला कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसके लिए रोज का 1 से 3 पेयर, 1 to 3 पेयर पर डे। थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है तो रोज के 4 से 6 पेयर, और थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम है लाइक कैंसर तो रोज के 8 से 12 पेयर। ये एक एवरेज फॉर्मूला है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर कोई पेशेंट 1 पेयर अफोर्ड कर सकता है उसको 1 पेयर पे चलाओ। महीने में 400-500 रुपया किसी के लिए महंगा नहीं है, अगर कैप्सूल भी दिए जाए तो 400-500 में नहीं कर सकता। कॉफी रोज का 8 रुपया किसी के लिए भी महंगा नहीं है। ये एक एवरेज फॉर्मूला है कि ये रोज कोई ले सके तो ले। और कोई कैंसर का टर्मिनल पेशेंट जिसको अस्पतालों ने बोला कि घर ले जाओ, 2-4-5 दिन के मेहमान है, तो उनको हम स्टार्ट करते हैं 30 पेयर पर डे। इसको बोलते हैं डाइट थेरेपी। ये दोनों कैप्सूल 30 इसमें से 30 इसमें से 60 कैप्सूल की डोज देती। 60 कैप्सूल की डोज तो पेशेंट नहीं ले पाएगा। जिसको कीमोथेरेपी बिजलियां लग चुकी हैं उसको तो होता है हड्डी का ढांचा रह गया, उसको तो उल्टियां आ रही है, कुछ खा नहीं सकता। तो 60 कैप्सूल खिलाने का तरीका है कि ये जो 60 कैप्सूल का पाउडर है, ये पाउडर निकालो, पाउडर खोलो इनका, और एक पानी की बॉटल, मिनरल वाटर, उसमें आधा लीटर पानी लेके जो 60 कैप्सूल का पाउडर है उसमें डालो, और उसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद करके उस बॉटल को जोर जोर से ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, नॉट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अप एंड डाउन। इसको बोलते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। कम से कम 100 बार ये शेक करके, ये 100 बार शेक करने से क्या होता है, पानी में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका साइज चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूलर क्लस्टर होते हैं। नॉर्मल पानी में होते हैं अबाउट 13 to 50 मॉलिक्यूलर क्लस्टर पर क्यूबिक मिलीलीटर। शेक करने से 2 दिन में आ जाते हैं। उससे सेल के अंदर पेनिट्रेशन बढ़ जाती है, सेल के अंदर उसके अंदर घुसने की क्षमता बढ़ जाती है। इसको, और ये जो आधा लीटर में सस्पेंशन तैयार हो गई 60 कैप्सूल डाल के, हर 5-10 मिनट में उस पेशेंट को 2-3 चम्मच करके पिला देते हैं। और ये पूरा आधा लीटर 1.5 से 2 घंटे में उसको पूरा पिला देते हैं। इसको बोलते हैं डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी पहले महीना 1.5 महीना उस कैंसर के पेशेंट को हम ये डाइट थेरेपी देते हैं। और जिसको अस्पताल ने बोला था 2-4-5 दिन के मेहमान है, अगर उसका महीना 1.5 महीना गुजर गया, उसकी कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल हो गई, तो फिर हम डोज कम करके रोज के 12 या 15 या 8 पेयर उस पे लेते हैं। और वो कैप्टन राजेंद्र सिंह 30 पेयर से शुरू की थी, अभी वो 3 पेयर रोज के ले रहे हैं। और वो कैंसर अस्पताल जिन्होंने 2-3 महीने का टाइम दिया था, आज हर 6 महीने में वो उनको रिपोर्ट देते हैं कि उनके अंदर कैंसर नहीं है। आज ऐसे रिजल्ट हैं, बट डोज अपनी पॉकेट में उठा, वो भी खा सकता है।
हम रोटी इसलिए खाते हैं, तो क्यों नहीं खाते? और आज की दुनिया में ऐसा इंसान है कौन जिसको बीमारी नहीं है? कोई आदमी नहीं है जिसको कोई ना कोई बीमारी नहीं है। कम है या ज्यादा है वो अलग बात है। एक ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर हैं, डॉक्टर रॉस वॉकर, हार्ट स्पेशलिस्ट है। उन्होंने एक बार अपने लेक्चर में बोला था कि एक आदमी, उसकी उम्र 45 साल और 3 महीने है, उसको हार्ट अटैक हो गया। तो क्या इसका यह मतलब है कि जब वो 45 साल और 2.5 महीने का था उसका हार्ट ठीक ठाक था, 15 दिन में प्रॉब्लम आ गया और हार्ट अटैक हो गया? वो बोलते हैं कि उसके हार्ट को तो डैमेज होना शुरू हुआ था जब वो छोटा सा बच्चा था, खुराक के से जो डैमेज होना शुरू हो गया था, और अब वो डैमेज इतना बढ़ गया कि हार्ट उसको टॉलरेट नहीं कर सका तो अटैक हो गया। तो व्हाट आई मीन टू से कि ऊपर से अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, पर त्वचा के नीचे क्या कुछ चल रहा है ये पता नहीं। तो जो अभी विजिबली बीमार नहीं है, विजिबली कोई सिम्टम नहीं है, तो कल को कोई बीमारी ना आए तो उनको हम रिकमेंड करते हैं 1 पेयर पर डे। जैसे मैं अपने पिताजी को जैसे बताया, मैंने आपको 82 साल के 4.5 साल से 1 पेयर रोज का दे रहा हूं ताकि अच्छा जिए जितना जीना है। It's a restorative health tonic, I would call it, not a medicine. दवाई की तरह नहीं लेना, एज ए रिस्टोरेटिव हेल्थ टॉनिक। तो ये तो हुआ इन कैप्सूल के बारे में। इन कैप्सूल में 100% गैनोडर्मा है। अब चाहे जितना मर्जी बोलता रहूं मैं ये दवाई नहीं है, पर कैप्सूल में तो हर कोई दवाई ही समझता। ये हमारा माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि कैप्सूल में तो दवाई होती है। इसलिए डॉक्टर लिमनी भी कम चालाक नहीं है, उन्होंने भी इस गैनोडर्मा को कॉफी में भी डाल दिया, चाय में भी डाल दिया। अब कॉफी पीने के लिए तो किसी को सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये कॉफी भी है, 3 तरह की कॉफी। थ्री टाइप्स ऑफ कॉफी, लिंगजी 3-in-1, लिंगजी 2-in-1 एंड लिंगजी 2-in-1 शुगर फ्री ब्लैक। इन तीनों में कॉफी है और गैनोडर्मा है। कई लोग कहते हैं कि आज मैडम भी पूछ रही थी कि कॉफी पीने से ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ जाएगा। आम जो कॉफी मिलती है मार्केट में, नो डाउट वो ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें एक उसमें तत्व होता है, उसको कैफीन बोलते हैं। आम जो कॉफी मार्केट में अवेलेबल है उनमें कैफीन कंटेंट 23% से लेकर 32% के बीच में होता है। बाहर के कंट्रीज में एक तरह की कॉफी मिलती है जिसको हम डीकैफिनेटेड कॉफी बोलते हैं, कि उसमें कैफीन कंटेंट बहुत कम किया जाता है, और ये भी उसी तरह की एक डीकैफिनेटेड कॉफी। ये नहीं कि उसमें कैफीन बिल्कुल नहीं होगी, अगर कैफीन नहीं होगी तो वो कॉफी रहेगी नहीं। इसमें जो कॉफी है वो दुनिया की सबसे बढ़िया कॉफी जो मानी जाती है ब्राजीलियन कॉफी, उसके कॉफी बीन से बनाया गया है। उसमें कैफीन कंटेंट इसमें 4% है, और जो थोड़ा बहुत इसका स्टिमुलेंट इफेक्ट है भी वो गैनोडर्मा न्यूट्रलाइज कर देती है। तो इन तीनों डब्बों में कॉफी है और गैनोडर्मा। तो ये जो 3-in-1 है, इसमें कॉफी और गैनोडर्मा के साथ दूध है और चीनी है। जो इसमें दूध है वो डेयरी मिल्क नहीं है। क्यों डेयरी मिल्क नहीं डाला डॉक्टर लिम ने? कि जो खुराक खेत में उगा के फर्टिलाइजर पड़ते हैं हम खाते हैं, जानवर भी तो वही खाते हैं, तो उनके दूध में भी टॉक्सिन आएंगे। तो इसलिए इसमें जो दूध डाला गया है वो एक ऑर्गेनिक क्रीमर प्लांट से बनाया जाता है, पाम ट्री से बनाया जाता है ऑर्गेनिक क्रीमर। और फिर कई लोग बोलते हैं जिसमें चीनी है, मेरे को तो शुगर है मैं नहीं ले सकता। क्या शुगर वाले लोग वो दूध और अपनी चाय में वो चीनी की गोलियां डालते नहीं? कैलोरी फ्री शुगर होती है वो, तो इसमें भी वो कैलोरी फ्री शुगर है, डायबिटिक लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये होगी 3-in-1। जो 2-in-1 है इसमें शुगर है, क्रीमर नहीं है, दूध नहीं है। और ये जो 2-in-1 ब्लैक है इसमें ना शुगर है ना दूध है। तो अपने स्वाद के मुताबिक जिसको जो अच्छी लगती है वो ले सकते हैं, ब्लैक पिए या थोड़ी दूध वाली पिए या थोड़ी चीनी वाली। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा, ये जो 3-in-1 कॉफी है, 3-in-1 कॉफी, इसमें इस गैनोडर्मा का जो ऊपर का फाइब्रस पोर्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जिसको कॉन्स्टिपेशन है, जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिसको पेट में गैस की प्रॉब्लम है, ये कॉफी से उनकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो गई है, बिकॉज ऑफ दैट फाइबर कंटेंट। ये जो चाय है
250 ग्राम का डब्बा है 300 रुपए का। जो 100 ग्राम का डब्बा है 135 रुपए का। कौन को लेना चाहेगा 100 ग्राम 135 रुपए की? कोई नहीं, क्योंकि 135 रुपए की तो बाजार में किलो मिलती है। तो ये 100 ग्राम 135 रुपए की कौन लेगा? इनफैक्ट जो कोई भी अच्छी चाय है जो बाजार में मिलती है, इंडिया में तो मिलती ही नहीं, एक्सपोर्ट होती है। कोई भी अच्छी चाय 2000, 2200, 2400 रुपए से कम किलो नहीं है। एनी गुड टी। जो प्रॉपर चाय होती है उसमें कुछ मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। प्रॉपर चाय कौन सी होती है? जो चाय के बागान होते हैं, जब उसमें चाय निकलती है उसके 3 फ्रेश पत्ते निकलते हैं, टेंडर लीव्स। वो जो 3 पत्तों को काट के उससे चाय प्रोसेस की जाती है, वो असली टी है जो 2-2.5 रुपए किलो बिकती है। और उस चाय में क्या गुण होते हैं? उसमें एक तत्व होता है थियोफैलिन, जो दमा के ऊपर काम करता है। थायराइड के ऊपर काम करने की उसमें एक तत्व है। कैंसर के ऊपर काम करने उसमें तत्व है। वो 2-2.5 रुपए किलो। और जो उससे कम वैल्यू वाली है वो 600-700 रुपए किलो। और जो बच जाती है वो 125-150 रुपए किलो। और जब चाय की प्रोसेसिंग होती है तो नीचे उसका बुरादा जो गिर जाता है जमीन के ऊपर, जो कि कंपनियों ने फेंकना होता है, वो उसको टी बैग में डाल के डिप चाय बन जाती है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कल्चर है कि ये फेंकना था, लोग पी लेंगे, टीवी पे ऐड दे दो अच्छी सी, लोग पिएंगे। वो बचा हुआ कचरा वो डिप टी। ये चाय 250 ग्राम 300 रुपए की। लेकिन दूसरी चाय से ये महंगी नहीं पड़ती। जो 150 रुपए वाली किलो भी है उससे महंगी नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो 150 रुपए वाली किलो चाय हम पीते हैं, दूध चाय डाल के पीते हैं, उसमें प्रॉपर चाय का फ्लेवर लेने के लिए 1 कप में 1-1.5 चम्मच चाय पत्ती लगती है, तब वो प्रॉपर फ्लेवर आता है। नहीं तो वो गर्म पानी ही लगता है। जो चाय पीने के शौकीन होता है, दमदार बंदों की पसंद कड़कदार चाय, पटियाला चाय तो वो होती है। इस चाय से, ये रिएक्शन की चाय है, ये 1 चम्मच चाय पत्ती से 6 कप चाय पत्ती है। लेकिन इसको जिस आम हम घर में जो दूध वाली चाय पीते हैं, जिसको पंजाबी भाषा होते हैं डीसीपी, दूध पत्ती, वो असली चाय पीने का तरीका नहीं है। इनफैक्ट जिनके घर में भी दूध वाली चाय पीते हैं वो अपने अंदर घर में झांक के देखें, हर एक को पेट में गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बिकॉज मिल्क इज एसिडिक। चाय ऐसा अल्कलाइन है, लेकिन जब दूध डाल के पीते हैं वो एसिडिक हो जाती है, तो पेट में गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दूध वाली चाय इंडिया में, पाकिस्तान में, जो आसपास के कंट्रीज वहां पीते हैं। बाकी पूरी दुनिया में लोग ब्लैक चाय पीते हैं, ब्लैक टी पीते हैं। तो इसका जो प्रॉपर तरीका पीने का वो ब्लैक टी ब्लैक टी। इसमें जो चाय है ये कोई मलेशिया की चाय नहीं है, इसमें इंडिया की चाय है, क्योंकि इंडिया की चाय दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय में है। आसाम के गार्डन की कुछ अलग अलग वैरायटी की जो टॉप क्वालिटी चाय है और फ्रेश लीव्स वाली, इसमें वो चाय है। और साथ में इसमें गैरोडर्मा मशरूम है साथ में। तो इसको प्रॉपर इसका फायदा लेने के लिए अगर 6 कप चाय बनानी हो तो 6 कप पानी लेके उसको उबालिए। जब पानी खोल जाए तो गैस बंद कर दो और उसमें 1 कप चाय पत्ती डाल के उसके ऊपर ढकना रख दो और 5-7 मिनट के लिए उसको ब्रू होने दो। और फिर उसको पुन के कप में डाल के उसमें 2-3 नींबू की बोतल और चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक। दैट इज अ रियल वे ऑफ गेटिंग द फुल बेनिफिट ऑफ दिस टी। और ये दूसरी चाय से महंगी नहीं पड़ेगी। अगर 19-20 का फर्क पड़ भी गया तो अपनी सेहत के लिए इट इज वर्थ इट। फल है, विटामिन ई है, विटामिन के है और गैरोडर्मा। जो इसमें पाम ऑयल है, ये जब चमड़ी पे लगाते हैं तो ये चमड़ी के पोर्स को, मसाम को खोलता है और खुले मसाम में से इसमें जो विटामिन ई है, के है, गैरोडर्मा, वो स्किन की डीपर, स्किन की 8 लेयर्स होती हैं। जो चमड़ी हमारी उसकी 8 तहें होती हैं। तो जब मसाम खुल जाते हैं तो ये अंदर तक जाके उनकी तहों के ऊपर काम करती है, जिससे हमारी स्किन स्वस्थ होती है। किसी को कोई मोच आ गई, गुम चोट लग गई, ये तेल की मालिश करने से एक बाम की तरह काम करती है। और इसको रेगुलरली हम मसाज के लिए यूज करें तो स्किन की टोन बड़ी अच्छी हो जाती है। गेनोजी शैम्पू, इसके बारे में बताने से पहले आप जस्ट रीड आउट वन रिपोर्ट में तो कह रहा हूं, ये मैं डीएक्शन का सामान बेचने के लिए कह रहा हूं। ये एक जापान की रिपोर्ट है, लेस लस्टर मोर हार्म इन शैम्पूज, कि जो मार्केट में कमर्शियल शैम्पू यूज करते हैं उनमें चमक कम है
नुकसान ज्यादा है। क्यों? जितने भी शैम्पूज, कमर्शियल शैम्पूज हैं, उनमें एक केमिकल होता है, उसको बोलते हैं SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये फोमिंग एजेंट है झाग बनाने के लिए। ये जो SLS है, ये हमारे सिर की जो बालों की जड़ें हैं उनको डैमेज करता है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं। कई शैम्पूज में एक केमिकल होता है, जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल कॉल्ड नाइट्रोसामीन। और ये जो नाइट्रोसामीन है, ड्यूरिंग रिसेंट एक्सपेरिमेंट नाइट्रोसामीन वर डिटेक्टेड इन शैम्पूज एंड कैंसर कॉजिंग कॉस्मेटिक्स कुड बी अब्सॉर्ब्ड थ्रू द स्किन टू द ब्लड स्ट्रीम। क्लियर? नाइट्रोसामीन हिस्सों का कैंसर पैदा कर सकता है। और कई शैम्पूज हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पूज, उनमें एक केमिकल होता है सेलेनियम सल्फाइड। वो इस्तेमाल करने से डैंड्रफ तो निकल जाती है और बाल भी निकल जाते हैं। शायद उनका वो तरीका है कि ना लेंगे बाल, ना लेंगे शैम्पू, ना लेंगे डैंड्रफ, ना लेगा बाल, ना बजेगी बात। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इसको प्रमोट करूं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स, आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर ऑफ व्हाट यू आर यूजिंग एंड यू डोंट नो कि वो क्या नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें कभी एडवर्टीजमेंट नहीं बताई जाएंगी। अब हम अक्सर देखते हैं एडवर्टीजमेंट में, आज एक एडवर्टीजमेंट आ रही है कि ये फलां शैम्पू बहुत बढ़िया है, उसके 2 महीने के बाद एक और एडवर्टीजमेंट आए थे, वही ब्रांड अल्ट्रा सो एंड सो, ये बहुत बढ़िया है, उसके और 2-3 महीने के बाद न्यू अल्ट्रा। तो इसका मतलब है कि जो पहले जो अल्ट्रा आया था दूसरा था वो खराब थे। क्या 2 महीने का कह रहे हो ये अच्छा है, उसके 2 महीने का फिर कह रहे हो ये अच्छा है, तो पहले वाला खराब था। तो ये तो सोचने की बात है कि हाउ द पब्लिक इज गेटिंग बिफूल्ड बिकॉज ऑफ सच मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। SLS नहीं है, सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने से झाग नहीं बनेगी। ये आप पहले सोचिएगा, झाग बनानी है इसमें नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें वो SLS नहीं है। और फिर इसमें गैनोडर्मा है, इसको इस्तेमाल करने से किसी को कितनी भी डैंड्रफ हो ठीक हो जाती है, प्रीमेच्योर बाल झड़ रहे हैं वो रुक जाते हैं और न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। प्रीमेच्योर, किसी के प्रीमेच्योर बाल सफेद हो रहे हैं तो वो सफेद होने रुक जाएंगे। मैं प्रीमेच्योर की बात कर रहा हूं, झड़ने वाली। कोई 70 साल का आदमी सोचे मैं भी लगाना शुरू कर दूं गुलफाम हो जाएगा, शायद वो ना हो। बट इसके आज रिजल्ट है, बहुत लोगों ने बताया, लोगों ने कि हमारे बाल ग्रो किए इसके साथ। इसको इस्तेमाल करने का तरीका, थोड़ा सा शैम्पू लेके बाल गीले किए और बालों की जड़ों में अच्छी तरह से मसाज कर दी। मसाज करके लगभग 20-25 मिनट, आधे घंटे के लिए छोड़ना। अब कई लेडीज बोलती है मेरे को, डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है, हम शैम्पू लगा के बाथरूम में खड़ी रहेंगी? तो मैं उनको बोलता हूं, अब मेहंदी लगा के जो किचन में काम करती हैं तो शैम्पू लगा के कर लीजिए, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ब्रश करना है वो शैम्पू लगाने के बाद कर लीजिए। माइंड बैरियर्स, अपने माइंड बैरियर रिमूव करने हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, जस्ट माइंड बैरियर्स। तो इस तरह इस्तेमाल करने से पहले शुरू में 1 हफ्ते में 3 बार, उसके बाद जब थोड़ी प्रॉब्लम हल होने लगे तो हफ्ते में 2 बार, ठीक हो जाए तो हफ्ते में 1 बार, एंड देन यू कंटिन्यू विद दिस शैम्पू। टूथपेस्ट, कंपनी ने इसको टूथपेस्ट बनाया, पर लोग उसको वंडर पेस्ट कहते हैं। क्यों वंडर पेस्ट कहते हैं? कि लोगों ने इसको कई चीजों के लिए इस्तेमाल किया। यहां भी बहुत यूजर होंगे आई एम श्योर, और जो यूजर हैं, कोई बता सकता है कि इसमें इसमें कोई बुरी चीज क्या नजर आई किसी को? मैं आप यूज करते हैं? जो भी इसको यूज करता है इसकी तारीफ करता। किसी को सिर दर्द हो रहा है, थोड़ी सी टूथपेस्ट थोड़े पानी में डाल के माथे के ऊपर अप्लाई कर लो, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। खांसी आ रही है, थोड़ी सी टूथपेस्ट बाहर गले पे अप्लाई कर लो, खांसी ठीक हो जाएगी। जुकाम की वजह से नक ब्लॉक हो गया, नाक या यहाँ रेशा इकट्ठा हो गया, साइनस की प्रॉब्लम, थोड़ी सी टूथपेस्ट गर्म पानी में डाल के उसकी स्टीम भाप इनहेल कराओ, वो साइनस क्लियर हो जाएगा। चेहरे के ऊपर पिंपल्स हैं कील मुहार से, थोड़े से टूथपेस्ट उन पर रोज लगाओ, 3-4 हफ्तों में पिंपल्स क्लियर हो जाएंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। लुधियाना में एक डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट है, MD, और वो लुधियाना में एक रिनाउंड प्लास्टिक सर्जन है, उनके हॉस्पिटल में काम करती है। उनको खुद को पिंपल्स की प्रॉब्लम को हल नहीं हो रही। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वर्ल्ड रिनाउंड प्लास्टिक सर्जन के हॉस्पिटल में काम करती हैं, उनके पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे। तो पटियाला में एक मेरे जान पहचान में एक लेडी है,
पूजा, उनका एक बुटीक है। तो वो डॉक्टर उनके बुटीक से कपड़े खरीदने आती। अब पूजा ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया था रिएक्शन को। तो जब वो लेडी डॉक्टर उनके पास आती थी तो एक दिन जब आई तो पूजा ने बोला, डॉक्टर मनदीप, ये आपके पिंपल्स का एक हल मेरे पास है। तू तेरे पास कौन है? मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूं, तेरे पास कौन सा हल आ गया? उसका ये ट्यूब है। अच्छा, कोई नई ट्यूब आई है, ये लो। तो पूजा तो पागल हो गया, टूथपेस्ट है ये पिंपल्स के ऊपर है, छोड़ दो। तो उसने बोला जी पटियाला में एक डॉक्टर पढ़ाना है, आप उनसे बात कर लो, वो आपको इसे मेरे से बेटर रह देंगे। तो मेरे को उसने फोन किया लेडी ने कि जी ऐसे डॉक्टर साहब मैं वो हूँ स्किन स्पेशलिस्ट, वहां काम करती हूँ, कई सालों से मेरे को पिंपल्स है, बड़ा इलाज करा गया, ठीक नहीं हो रहे। तो मैंने बोला डॉक्टर मनदीप, हमारी रिएक्शन कंपनी का एक टूथपेस्ट आती है, बोलो तो पूजा भी यही कह रही थी। तो मैंने कहा आपको पूजा पे विश्वास नहीं है क्या? वो ठीक कह रही थी, आप लगाओ। लगाना शुरू किया, लगाने के लगभग 7-8 दिन के बाद पिंपल ज्यादा हो गए। मेरे को फोन किया, डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज्यादा हो गए। मैंने कहा कांग्रेचुलेशंस। कहते डॉक्टर साहब कमाल करते हो। मैंने कहा अभी आपने कभी लेक्चर अटेंड नहीं किया, इसलिए आपको समझ नहीं आएगी। दिस इज ए डिटॉक्सिफिकेशन। जो स्किन के अंदर एक्सेस ऑयल्स हैं, ये उनको बाहर निकाल रही है। लगाते रहो, कुछ नहीं करना, लगाते रहे। 20-22 दिन 25 दिन पहले उनका फिर फोन आया, डॉक्टर साहब अभी पिंपल तो बिल्कुल ठीक है, और वो जहां पिंपल है वहां बहुत दाग पड़ गए। तो चिंता बिल्कुल होगी। अगर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लगाते रहो। डॉक्टर साहब देखना कि परमानेंट ना हो जाए। मैंने बोला डॉक्टर मनदीप आप 1 महीने से मेरे को फोन नहीं करना, बिफोर 1 मंथ डोंट रिंग मी अप। अगर क्या हाथ पूछे डॉक्टर साहब अभी तो दाग गए नहीं, अभी तो गए नहीं। तो मैंने बोला 1 महीने से पहले फोन नहीं करना। अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ, 24-25 उनका फोन तो नहीं आया, पर पूजा का फोन आया कि डॉक्टर मनदीप रिएक्शन के बारे में बहुत लोगों को बताने लगे हैं। और उन्होंने बताया पूजा का जो कॉम्प्लेक्शन है, कलर, वो काफी सांवला है, और पूजा के सिस्टर अनु है उनका उससे भी सांवला। तो पूजा ने मेरे को फोन करके बताया कि डॉक्टर मनदीप का कॉम्प्लेक्शन अनु से भी ज्यादा बुरा हो गया। अपने आप बोलती है नोटमा, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि और को जाके बताओ, लोग अपने आप बताते हैं। लोग पूछते हैं पिंपल्स, किसी को छाइयां हैं, मुंह के ऊपर छाइयां हैं या आंखों के आसपास डार्क सर्कल्स हैं, एक क्रीम की तरह रोज रात को मिक्स करें। जब भी स्किन पे लगाना है पानी में मिक्स करके, डायरेक्ट नहीं लगाना। डायरेक्ट लगाने से नुकसान होगा। इसमें मेथोड होती है, ये कॉन्सेंट्रेट होती है, इरिटेट करेगी, मुश्किल आएगी पानी में डाल के। कोई बर्न हो जाए, चाहे दूध पानी गिर जाए, उसके ऊपर टूथपेस्ट अप्लाई कर दो, कोई एंटीबायोटिक खाने की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को दस्त लग गए, थोड़ी सी टूथपेस्ट ठंडे पानी में घोल के पिला दो, दस्त ठीक हो जाएंगे। किसी को कब्ज कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी टूथपेस्ट गर्म पानी में घोल के पिला दो, कब्ज ठीक हो जाएगी। किसी ने को पकौड़े स्पोड़े ज्यादा खा लिए, पेट में जलन होने लगी, थोड़ी सी टूथपेस्ट ताजे पानी में घोल के पिला दो, इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। किसी को बवासीर के मौके हैं, पाइल्स, वहां पर टूथपेस्ट अप्लाई कर दो, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। कॉन्सेंट्रेटेड नहीं अप्लाई करना है तो फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा, डाइल्यूट करके लगाना, इट विल इरिटेट। किसी को कीड़ा मकोड़ा ततैया काट जाए, वहां पे टूथपेस्ट अप्लाई कर दो, कोई सूजन नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा। तो एक बार मेरे से इंदौर में किसी ने पूछा, इतना मुंह में छाले हो, अल्सर्स, मुंह में छाले हो, मुंह से बदबू आती हो, तो थोड़ी सी टूथपेस्ट आधा गिलास गुनगुने पानी में माउथ रिंस, दिन में 2-3 बार माउथ रिंस। और एक प्रॉब्लम जिसमें मैंने बहुत इसको ट्राई किया, क्योंकि वो एक ऐसी प्रॉब्लम है बच्चों में बहुत कॉमन है और उसका कोई हल नहीं है किसी पास, क्रॉनिक फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। छोटे बच्चों में टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है, टॉन्सिल इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, उनमें पस पड़ जाती है और बच्चे को 103-4 बुखार हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख के देते हैं, हफ्ते 10 के लिए आराम आ जाता है। 10-15-20 दिन के बाद फिर से हो जाता है और बार बार होता है, और बार बार एंटीबायोटिक खिलाने से फिर बच्चे का इम्यून सिस्टम बिगड़ने लगता है और कई बीमारियां आने लगती है। तो ऐसे लोगों पे, क्योंकि मैं इतने सालों से बच्चों को मैं भी एंटीबायोटिक दे रहा था, जब एलोपैथिक प्रैक्टिस करता था, कोई हल तो था नहीं, आई यूज्ड टू डू दैट। पर जब ये मिली तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी एक्सपेरिमेंट किया जाए, नुकसान तो करेगी नहीं। तो उन बच्चों को कोई दवाई नहीं दी, नो एंटीबायोटिक, कुछ नहीं, सिर्फ ये टूथपेस्ट थोड़े गुनगुने पानी में डाल के उनको बोला दिन में 3-4 बार इसके गार्गल करो, गरारे।
8-10 दिन के बाद, किसी का हफ्ता, किसी का 10 दिन, उनकी वो टॉन्सिल की प्रॉब्लम ठीक हुई और दोबारा नहीं हुई। सो isn't it a better solution than medicine? ये सब काम ये कर रही है। तो वही आदमी जिसने पूछा था कि कल दांतों के लिए भी काम करते, जब सुना डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया टूथपेस्ट है, ये तो एक दे दो, कितने की है? मैंने कहा जी 235 रुपए की। सर कल लेके जाऊंगा। अब ये कुछ डीएक्सन के कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जिनमें गैनोडर्मा नहीं है, सब डीएक्सन की, सब हर्बल हेल्थ प्रोडक्ट्स ही। ये एक कैप्सूल है स्पिरुलिना, ये एक और हर्ब है, स्पिरुलिना इसका नाम है हर्ब का। ये एक तरह की एल्गी, एक तरह की काई होती है, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये इसमें उस ब्लू ग्रीन एल्गी का पाउडर है, ये समुद्र में पाई जाती है पत्थरों के ऊपर। तो मलेशिया में इसके पॉन्ड्स हैं, इसको 7-8 बार प्यूरिफाई करके एक बेस्ट, जो इसको स्पॉन बोलते हैं, जो बीज बनता है, वो बेस्ट बीज प्रोड्यूस करके फिर इसको उगाया जाता है, और ये उसका पाउडर। स्पिरुलिना को आज दुनिया में सुपर फूड कहा जाता है। मार्केट में कई सालों से और भी कुछ कंपनियों के स्पिरुलिना है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस क्यों है? आप अक्सर देखते होंगे, एक गोली बुखार की, एक क्रोसिन है, किसी की पैरास्टामोल है, किसी की दूसरी पैरास्टामोल है। एक पैरास्टामोल जो असर करती है, दूसरी वो नहीं करती, चीज वही है। फर्क उसकी प्रोसेसिंग का, प्रोसेसिंग जो उसकी टेक्निक है। तो इसमें भी प्रोसेसिंग का फर्क है, जिसलिए ये असर करती है, बेटर असर करती है। आज इसको सुपर फूड कहा जाता है, कंप्लीट फूड कहा जाता है, क्योंकि स्पिरुलिना में प्रोटीन्स हैं, इसेंशियल प्रोटीन जो हमारे बॉडी को चाहिए, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। फिर इसमें बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए जिससे बनता है, जो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। फिर इसमें हर तरह के विटामिन B1, B3, B6, B12, E, C, कुछ पिगमेंट्स, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, ऐसे मिनरल्स सारे ऐसे हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए। आज हर घर में लगभग एक फैशन बन गया है